ख़वातीन और हज़रात, आज के एपिसोड के अंदर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से कराने जा रहे हैं जो कि फूड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ बिजनेसेस चलाएं और आज के एपिसोड के अंदर अगर आप अपना रेस्टोरेंट चलाना चाह रहे हैं या फूड इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहे हैं तो आज के एपिसोड के अंदर आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलने जा रही हैं। टुडे वी आर गोना टॉक विद मुस्तफ़ा टोटाना ऑफ मीट द चीज़, बुचर स्टेक हाउस एंड थिएटर। लेट्स गेट राइट इनटू इट। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मिले हम। अभी मिले भैया मुस्तफ़ा टोटाना साहब, आवाम को नहीं पता कि आप कौन हैं। मतलब पता है आपकी जो फैन फॉलोइंग उनको पता है, मगर हमारी आवाम को पता होना ज़रूरी है। तो आज हम ज़रा इसको खोलते हैं कि मुस्तफ़ा टोटाना कौन है, कितने धंधे चलाता है, कितने बिजनेस में लोगों ने जाके खाना खाया, पता ही नहीं उनको के पीछे मुस्तफ़ा बैठा हुआ है। ये धंधे चलाने वाली बात थोड़ी सी सही कर लेते हैं। बिजनेस फिर ठीक है, वरना पता नहीं कौन कौन आएगा। तो भाई पहले तो ये बताओ आप कि एज अ बिजनेसमैन अभी क्या क्या रन कर रहे हो तुम? अपना पूरा जो अम्ब्रेला है मुस्तफ़ा टोटाना का, उसके नीचे क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं? हाँ, मोस्टली तो रेस्टोरेंट्स हैं और एक पूरा फिटनेस सेंटर है जो 2012 में बना था। फिटनेस उसके बारे में थोड़ा सा पता, मुझे तो खैर पता है बट आवाम को पता होना चाहिए। फिट इन 5 बूट कैंप है जो 2012 में हमने स्टार्ट किया था। पाइनियर्स थे हम उस टाइम पे, सही है। और शायद अभी भी हैं स्टार्टिंग करने वालों में। तो वो ऑब्वियसली उसकी पूरी जर्नी है, 10-11 साल उसको हो गए। बट जो रेस्टोरेंट्स है, उस पहला रेस्टोरेंट मैंने फिट इन 5 के पैसे से ही बनाया है। सही है। सो एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस। वो कौन सा रेस्टोरेंट था पहला? मीट द चीज़ बुखारी वाला सबसे पहले। मैं बायस नहीं दिखाना चाह रहा बट वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। सबसे पहले आया भी तू ही था। मैं ही आया था। और फिर अब कौन सा रेस्टोरेंट खोला भाई? काफ़ी हैं, 3 अलग ब्रांड्स हैं मेरे। एक मीट द चीज़ जो सबको पता है, दूसरा थिएटर कैफ़े है, सही है। तीसरा बुचर स्टेक हाउस है। अभी लोग बोलेंगे कि बुचर स्टेक हाउस का रामेश भाई ने वीडियो बनाया। ये भी हमारी वजह से आया है। मगर वो तो मैं नहीं, जेन्युइनली genuinely जेन्युइनली आपने मुझे फ़ोन किया कि मुझे आना है। और भाई देखो, हालांकि मैंने बताया भी नहीं था आपको। हाँ बताया नहीं था। और ये कि पैसे वैसे नहीं, मतलब वो ऑनेस्ट होता है सब। ऐसा नहीं है कि पैसे लेके हम अच्छी बातें करते हैं। अच्छा होता है भाई, जो बात है वो बात है। हालांकि है मेरा तो अच्छे होने। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, तो इतने सारे बिजनेस आप चला रहे हैं, अभी हमारा जो पॉडकास्ट है वो बिजनेस के बारे में और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो ये जर्नी ज़रा थोड़ा बताओ कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ, कब से शौक है बिजनेस का, और ये इतने सारे बिजनेसेस जो बन गए हैं वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? यार शुरुआत तो ये बेसिकली अब्बू से ही है। सही है। बोरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो हमारे ना वो जीन्स में नौकरी नहीं है। सही है। आप नौकरी सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए कर सकते हो, पर लॉन्गर टाइम नहीं। तो अब जितने भी बोरी होगा तुम मिलोगे ना, वो ज़्यादातर अपनी दुकान है, किसी चीज़ की भी हो, अपनी दुकान होनी चाहिए। खैर, एज अ एजुकेशन वाइज मैं सॉफ्टवेयर नेटवर्क इंजीनियर हूँ। ये मुझे बहुत बात मैंने तो सिस्को सिस्टम्स में काम किया है 4 महीने। बट वो 4 महीने इसलिए क्योंकि वो कभी नौकरी की आदत नहीं है ना, अब्बू को कभी करते हुए देखा है। वो 4 महीने कभी सिस्टम डाउन है, 60-70 घंटे बैठे हैं ऑफिस में, तो वो तो हालत टाइट हो गई थी, तो छोड़ दी। वहाँ से फिर वो जब मैं वापस आया पाकिस्तान, तो फिर फिट इन 5, ऑब्वियसली वो अब्बू का काम ही देख रहे थे। फिट इन 5 हुआ। फिट इन 5 वाज योर फर्स्ट बिजनेस? सही है। और उसका कहाँ से? उससे भी पहले एक था, स्कूल कॉलेज डेज में वेबसाइट बनाते थे हम। वो काम बड़ा चल। और सबसे पहली वेबसाइट हमने बनाई थी, जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, वो नूरी की थी। ओए हाय हाय हाय, मतलब कभी ना कभी जब हम दोस्त नहीं होंगे मैंने तेरा काम देखा। ऐसा ही है। सो नूरी की वेबसाइट बनाई थी। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में मेरे साथ, उसके साथ एक हमने कंपनी बना लो, कह लो आप। वो कंपनी बनाई, वो उससे काफ़ी पैसे कमाए। उस ज़माने में जैसे आजकल तो अब फ्रीलांस बहुत हो गया, बाहर से लोग US यूरोप से लेते हैं। हम उस ज़माने में भी अमेरिकन की कुछ कंपनीज की वेबसाइट बनाते थे, क्योंकि लेबर यहाँ पे चीप था ऑब्वियसली। वो हमने बचपन से काम तो किया है, ऐसा नहीं कि बाप के पैसे मिले सिर्फ, मगर काम टिका के किया है। सही। जब बाहर भी रहता था मैं, 4 साल US में और फिर 8 साल दुबई में। सो दुबई में भी जब रहा हूँ, अब्बू की कंपनी में काम किया, तो काम हाथ से खुद किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब्बा ने दिया है। 40-40 डिग्री की गर्मी में हमने सुजुकियाँ लोड कराते थे, 200-200 कार्टन। तो हमारे बाप ने हमें कभी उसकी औलाद की तरह ट्रीट नहीं किया, स्पेशली मुझे तो।
मुझे तो उसने वो बनाया क्योंकि मैं बड़ा हूँ कि जो इसको बनाऊंगा ना बाकी वैसे बनेंगे, मगर बाकी बने नहीं, बाकी अय्याशी कर गए, काम मैं कर गया, छोटों की बचत हो जाए, छोटों की बचत हो गई। तो वो काफ़ी उन्होंने ना मुझे बड़ा रोल मॉडल बनाने के लिए काफ़ी सख्ती, और मैं ऑब्वियसली बाप का वो विजन था, वो उसका वो शुक्रिया कह लो आप कि वो करा गया हमसे, तो वो इतनी मेहनत हो गई हमें ज़िंदगी में, वरना तो इतनी मेहनत नहीं हो सकती। ये बड़ा वैसे अच्छा वो है, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े नाराज़ होते हैं कि हमारे बापों ने बड़ी मेहनत करवाई है, बड़ी सख्ती की है। मुझे आज भी याद है जब मैं वापस आया, तो शुरू में मैं जब ऑफिस जाया करता था, तो क्योंकि आप बाहर से पढ़ के आओ तो आपको यहाँ ऑफिस का, हमने तो अपने अब्बा की कभी ऑफिस देखी नहीं, तो हम वही ना टाई वाई लगा के ना ऐसे जैसे बैंकर जाता हम जाते थे। मैं जाता था, 2 दिन हुए, मेरे बाप ने बोला टाई उतार, वो ज़रा साफ़ कर दे बाथरूम, जो स्टाफ वाला नहीं, जो बाथरूम वो खुद इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने मेरे से साफ़ कराया। 1 हफ्ते तो मैं करता रहा, फिर वो वहीं पे छोटा सा स्टोर था, उन्होंने बोला यार जस्ट सामान गिन के आ, वो सारी इन्वेंट्री हुई, पता नहीं मेरे को क्यों भेज रहे, उस टाइम पे तो आप नहीं समझते हो। वो सारा उन्होंने सफाई कराई और ये सब कराया। एक मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते बाद मैं अम्मी के पास गया, मैंने नहीं जाना, मैं सिस्को सिस्टम्स में जॉब करके छोड़ के आने वाला बंदा, मेरी सैलरी क्या, मेरा बाप मुझसे लेटरिन साफ करा रहा है। वो असल में मुझे मेरी इज्जत दिला रहा था उसके ऑफिस के लोगों के सामने कि मालिक का बेटा है, आके कुर्सी पे नहीं बैठा है, अपनी इज्जत खुद बनाओ। तो वो उसने काम कराया, खाना भी स्टाफ के साथ नीचे बैठ के खाना, तो वो सारी चीज़ें जो उस कुर्सी की अहमियत के लिए करा सकता था उसने वो हमसे की, और उसने खुद ने वो काम किए हैं। तो उसने जैसे अपनी अपब्रिंगिंग देखी ना, उसने एग्जैक्टली वही चीज़ घुमाई है मेरे ऊपर। अच्छा, ये बड़ा एक स्टीरियोटाइप है ना पाकिस्तान के अंदर कि यार अगर बाप का बिजनेस है तो भाई लड़कों की तो बस ऐश है। बड़ा मतलब ये मुझे बड़ा, ये खैर मुझे अगेन ये नहीं पता था, होते हैं ऐसे लोग, ऐसे हैं, बट जिन वालिद ने या जिन माँ बाप ने ना अपने टाइम में बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा होता है ना, उनके पास पैसे भी आ जाते हैं ना, उनका हमेशा से ज़िंदगी में, मेरा भी आज, मेरे भी औलाद है, आपकी भी है, मेरा भी यही है कि मैं अपने बेटे के सामने, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो काम हो, वो उसको इतना दिखाऊं कि उसको ऐसा ना लगे कि ये फ्री भी है, उसको भी रिस्पेक्ट है, उसको भी आगे जाके वो मेहनत करने का वो आए। इट्स अ सर्कल, लाइफ का सर्कल ही ऐसा है। अगर मैं उसको सारी अयाशी दे दूंगा, जो हमें ऑब्वियसली हर बाप देता है, हम भी देते हैं, मगर उसके लिए कोई प्रोज एंड कॉन्स है, आपको ये करना पड़ेगा तो ये मिलेगा। हमारे बाप ने भी हमारे साथ किया, हम भी कर रहे हैं, ताकि आगे जाके वो जो तुम बात कर रहे हो ना, बाप का, अमीर बाप का बेटा है तो बस ठीक है, कुछ भी चलेगा, तो वो स्टेरियोटाइप हमें अपने औलाद में से खुद हटाना तोड़ना है। हाँ, ये आई थिंक मैंने बहुत लोग तो कुछ भी बोलने दो यार। और नहीं, खैर मैंने बहुत सारे ऐसे अमीर बापों के बेटे देखे भी हैं, अगेन वो दोनों साइड के लोग देखे हैं, ऐसे भी देखे हैं जो तेरे जैसे हैं कि भाई मेहनत भी करते हैं, और मतलब वो उनके अंदर वो हम्बलनेस अभी भी, और फिर ऐसे भी देखे हैं कि ऊपर ही है, वो किसी और लेवल के ऊपर रहते हैं ना, कैच ही नहीं होते। हाँ, तो अच्छा भाई, फिट इन 5 से शुरू करते हैं। तो फिट इन 5 जब स्टार्ट किया तो क्या कॉन्सेप्ट क्या था? बूट कैंप था? पाकिस्तान में बूट कैंप उस वक्त नहीं थे, तो कैसे लोगों ने कैच किया कि यार बूट कैंप में जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बिहेवियरल चेंज लाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो कैसे लोगों को तुमने फिट करने के लिए कन्विंस किया? असल में तो मैं स्कूल टाइम जब यहाँ था ना, तो मैं स्कूल के लिए और पाकिस्तान ए के लिए हॉकी खेला हूँ। अच्छा, सोहेल अब्बास के साथ प्रैक्टिस की है, लेजेंड के साथ, आज भी शायद रोड पे या कहीं हम मिल जाते हैं सुबह जब हम भाग रहे होते हैं। सो वो हॉकी का तो काफ़ी स्पोर्ट्स के अंदर था, बट जब मैं बाहर पढ़ने गया ना, तो ऑब्वियसली वो या तो हेरिडिटी कह लो या तो सुस्तपन कह लो, वो वेट बढ़ गया। अब वो वेट 70 से 80 नहीं गया, 70 से 140 गया। सो जो कमर थी वो कमरा बन गया। 40 मैंने 48 आखिरी टच किया मैंने वेस्ट लाइन। ये साइड नहीं देखी मैंने तुम्हारी, मैं दिखाता हूँ तस्वीर। तो वो वहाँ से जब मैं, वो ऑब्वियसली हर दोस्तों के दिमाग में वही पिक्चर थी। फिर मैं 3 साल तो आया नहीं, जब मैं वापस आया अपने अंदर वो खुद चेंज, और उस टाइम पे तुम्हें खुद पता है वो इंटरनेट में वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, गूगल नहीं था, फिटनेस के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, यूट्यूब तो था ही नहीं इतना। तो अब खुद से सीख के, ट्रेनर से सीख के सब करते हो। मैं जब वापस आया तो लोगों ने बोला अरे आधा कहाँ गया, आधा गायब हो गया तू। फिर लोगों, ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने बोला कि यार तुम्हें कराना चाहिए लोगों को। तो मैं अब्बू के साथ तो काम कर ही रहा था,
बट शाम में मैंने एक ऐसी एक्टिविटी घर की छत पे शुरू कर दी। वो घर की छत से फिर लोगों से होते होते, हाँ मगर ये है कि 1-2 सेशंस कराने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं कराना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ इसका। सो मैंने बीच में 6-8 महीने का ब्रेक लिया, मैं फिर बाहर गया, मैं इसकी पढ़ाई फिर करके आया ताकि कल को मुझे कोई पूछे कि तुम कहाँ से डिग्री, यहाँ तो सारे यूट्यूब ट्रेनर हैं आजकल। तो वो पढ़ के आया ऑब्वियसली, फिर उसकी वो आगे की स्टोरी है। नहीं, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात बोली है तुमने, क्योंकि मेरे साथ भी थोड़ा सिमिलर ये हुआ कि मैं ड्राइंग हमेशा से करता था, ठीक है ना, मगर सर्टिफिकेशन नहीं थी। और एक पॉइंट पे वो सवाल उठा, तुम्हारे पर नहीं उठा, मेरे ऊपर तो वो उठा बहुत। मेरे पे भी आया, मैंने बहुत दिए देखा, मैं तो बाद में प्रिंट आउट करा के रख देता था। तो हमने ना अपना सामान भेजा था इंडिया से, इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा था और इंडिया वालों ने बोला कि आप लोग ड्राइंग करते हैं, कॉमिक्स वगैरह बनाते थे हम एक ज़माने में, तो आप अपना काम भेजें। उन्होंने हमारा नाम सुना था, काम नहीं देखा था। अरे यार, मैंने उनको काम अपना भेजा, उन्होंने ईमेल में बोला ये किस काम की कोई औकात नहीं है, क्या काम है ये, शर्म करो, तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। यार मुस्तफ़ा, आई थिंक वो जो रिजेक्शन थी ना, वो ट्रिगर पॉइंट, वो मेरा जिंदगी का ट्रिगर पॉइंट था सारी चीज़ों के लिए। एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड आज इज बिकॉज ऑफ दैट थप्पड़। वो ईमेल में ऐसा थप्पड़ था, और वो अभी भी ईमेल मेरे पास पड़ी हुई। रियलिटी चेक किसी ना किसी को तो देने पड़ता है, जरूरी होता है। उसी से आज खुद तुम्हारे कितना आर्टवर्क तुमसे बनवाया, रिक्वेस्ट की, मुझे आज भी याद है मेरी शादी का कार्ड नहीं बना के दे रहा था। मगर और आर्टवर्क बनाए भाई, और बनाए ऐसे। तो ये दोस्ती हमारी थोड़ी पुरानी है, मगर ये तो ये है कि वो ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है ये कि आजकल के जितने भी यंग लोग हैं ना, उनके अराउंड वो बड़े इको चेम्बर बने हुए हैं कि यार वो थोड़ा सा भी अच्छा काम है ना, तो सब इतनी तारीफ करते हैं कि वो बस बोलते हैं हाँ ये तो अब हम सब कुछ इसकी भी दो है ना। देखो, वो एक तो आपका काम अच्छा है, लोगों को नज़र आता है, वही बात जो मैंने बहुत दफ़ा तुम्हें भी बोलते हुए देखी है स्टोरीज में तुम्हारे। लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि ये बंदा यहाँ तक पहुँचा कैसे। वो बोलते पहुँच गया ना, पीछे से किसी ने धक्का मारा है, भी पहुँच जाएंगे, फॉरेन से पहुँच जाएंगे। वो ढूंढते बेसिकली वो कह सकते हो पुली है कि ऊपर बंदा बैठा हुआ है, ये नहीं सोचते कि कितनी मेहनत से गया है, वो ये सोचते रस्सी ढूंढो ताकि उस रस्सी से वो नीचे आए और मैं उस रस्सी से ऊपर चले जाऊँ। तो ये हमारे मुल्क में है अनफॉर्चुनेटली। बट एसी ऑन दैट थॉट आई वुड लव टू नो कि, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मुझे पता है, मेरा भी मतलब मैं ऑब्वियसली उसके अंदर नहीं हूँ, बट जान पहचान बहुत है कराची की फिटनेस इंडस्ट्री में। मुझे पता है कि जेलसी और खींचतान बहुत है। तो फिट इन 5 जब तुमने बनाया है, तो ये डिड यू एक्सपीरियंस दैट कि दूसरे बूट कैंप से, दूसरे जिम्स, बिकॉज तुम काफ़ी लोगों का सामान लेकर जा रहे थे, ये मुझे पता। ये भी उड़ती उड़ाती आई थी कि यार वो फिट इन 5 देखे, हमने जिम बनाया था, सारे बंदे तो वो ले गया। मैंने बोला देखें काम भी तो अच्छा कर रहा है। नहीं, उनको सबको काफ़ी हद तक तो पता था कि इवेंचुअली है ना फिर बंदा जिम ही जाएगा, भले हमारे ऐसे टोन अप हो जाए, उसके बाद उसने जिम ही जाना है। और जहाँ तक वो जेलेसी की बात है, यस, वो पुराने जो ज़माने के बॉडी बिल्डर्स नहीं थे जो स्टेरॉइड वाले, सॉरी मगर रियलिटी है, उनको बड़ा खटकता था। अच्छा, कि यार ये कौन से नए आ गए, मैं आ गया, मेरे से 2 लोग सीख के अपना बना लिए, 10 लोगों ने और बना लिए। तो वो सबको एक आइडिया चाहिए होता है, सारी गेम आइडिया की है। वो आइडिया की जो उनको काफ़ी जेलसी होती है। मगर जितने भी अब बड़े जिम्स के या वेल नोन जिम्स के ओनर्स हैं, वो सारे दोस्त यार हैं, और वो सब उस जर्नी से आए हैं। सो सबको जेलसी ऐसा नहीं है। हाँ, जेलसी हम सब की उन बॉडी बिल्डर्स के साथ बहुत है, जो पुराने वो होता है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फॉर एग्जांपल XYZ जिम, वहाँ स्टेरॉइड भी लग रहे हैं, आलू भी खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वो उनको काफ़ी है, अभी भी है उनको। वो हमें बेसिकली मानते ही नहीं। हाँ, इस इंडस्ट्री को तो मानते नहीं कि बोले जो हम कर रहे हैं ना वही ठीक है, वही एक्सरसाइज है, बाकी तुम लोग तो ऐसे ही टाइम पास। फ्री वेट ट्रेनिंग वाली, फ्री वेट ट्रेनिंग हो गया वो, और क्रॉसफिट, इन दोनों का तो मजाक ही उड़ाते हैं। अच्छा, वैसे क्रॉसफिट का पाकिस्तान में क्या वो है रुझान, लोग बहुत हैं है इसमें? बहुत है। हम फिट इन 5 ने किया था 2017 में कंपटीशन, हाँ मुझे याद है, फिट इन 5 गेम्स, और उसका टैग लाइन थी टू क्राउन द फिटेस्ट मेल एंड फिटेस्ट फीमेल ऑफ पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान से आए थे 200-250 लोग। एक्सपो में किया था? नहीं, वो फिट इन 5 वाले ग्राउंड में किया था। एक उसमें हाफ वहाँ था और हाफ राहत के ग्राउंड में था। सही है, काफ़ी बड़ा सक्सेस था। उसके बाद अगले साल करना था बेटा पैदा हो गया, रेस्टोरेंट के ब्रांच खुल गई, उसमें बिजी। 19 में करने लगा,
रिज्यूम, भाई की शादी आ गई, ऑब्वियसली फिर रेस्टोरेंट का काम ऐसा है कि आपको टाइम नहीं मिलता। 20 में फिर डिसाइड किया फाइनली, इस दफ़ा तो सारी एड्स बना के रेडी कर दी। मार्च में कोविड आ गया और फिर वो जो इकोनॉमी का हाल हुआ, फिर उसके बाद नहीं किया, छोड़ दिया। अच्छा, बट यस COVID बहुत है, बहुत बन गई है सीन है। अच्छा, कोविड वाली चीज़ पे मैं आऊँगा, बट अभी हमारे पास एक चीज़ ये लिखी हुई है कि भाई ऑब्वियसली रेस्टोरेंट बिजनेस को आज हम बड़ा ओपन करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये बड़ा आता है कि यार इतने पैसे हैं, जगह देख रहा हूँ, ढाबा खोल लूँ, ये खोल लूँ, वो कर लूँ। तो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर कैसे जंप मारी तुमने भाई? फिट एंड फाइव चला रहे थे, तो रेस्टोरेंट कैसे बन गया? व्हाट वाज दैट जंप? रेस्टोरेंट तो हमेशा से बनाना था। अच्छा, वो क्यों? सवाल काफी फजूल है। फजूल कैसे बे? फजूल सवाल नहीं, फजूल जवाब है, सॉरी इसका। बट एक होता है ना, हमेशा से जब आप बचपन में होते हो तो यार रेस्टोरेंट जाते हो तो मुझे भी एक दिन बनाना है, बस वही था। मेरा एक कैफे होगा, एक दिन कैफे होगा। क्योंकि जब आप बाहर पढ़ते भी हो ना, तो आप जो और जॉब्स करते हो ना, उसमें से एक ये भी है रेस्टोरेंट। सो फिर आपको कहीं ना कहीं होता है कि यार करना है खुद का, किसी दिन होना है वो। और चलो कह लो फेम के लिए कि लोगों को लगे कि अरे यार इसका रेस्टोरेंट है यार। सो वो इनिशियली तो वो उस फेज में बना पहला, फिर वो मजा आने लगा पैसे आने लगे, फिर वो बनते गए। बट काफ़ी हेक्टिक जॉब है वो, बड़ा डिटेल में बात करेंगे, मगर एक एक चीज़ बहुत हेक्टिक है। तो व्हेन यू स्टार्टेड द फर्स्ट वन वाज मीट द चीज। यस। अच्छा, मैंने जब हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, मीट द चीज वाज द फर्स्ट टाइम हम एक्चुअली फॉर्मली मिले थे। तो उससे पहले मैंने जो क्लेम टू फेम हमने सुना था मीट द चीज का, वो ये था कि भाई ये बंदा पिछले कोई 1 साल से ना चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है, उसने रेस्टोरेंट नहीं खोला है। ऐसा सच है? 2 साल से चीज तुम मंगाए जा मैं रहे थे? 2015 से मेरा कॉन्सेप्ट था कुछ अलग लेके आने का। और ऑब्वियसली वही बात है ना, आइडिया के यही पैसे हैं। सो अलग था, क्योंकि हर रेस्टोरेंट में आप जाओ ना तो सॉरी टू से एक ही डिश मिलती है, वो मोरक्कन, टर्गन, अल्फ्रेडो, फलाना, बस यही। सो हमें अलग करना था। मैंने 2015 में 2 फ्रेशली गौतम से, जो स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स है, उनसे लड़के उठाए और जानने वाले ही थे। घर पे ले आया, सामान ला के दिया, उनको बोला जो है बस ये है, अब बनाओ। हमने अमेरिका से स्मोकर मंगवाया। हमारी अम्मी हमें डांट के मेरा किचन ख़राब करते रहते हैं पूरे दिन ये लोग। फिर हमने चीज़ मंगाए दुनिया से। इनिशियली तो हमने शुरू किया था दुबई, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क से हमारे चीज़ आते थे। मीट द चीज़ का इनिशियली फेज़ बिफोर खान साहब गवर्नमेंट। बट वो बीच में जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसमें हलाल की पैकेजिंग का हो गया कि पैकेजिंग के ऊपर हलाल लिखा होना चाहिए। तो उसकी वजह से वो ख़त्म हुआ। फिर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री मिली, उसको जो हम स्टॉक बाहर से मंगाते थे हमने एग्जैक्टली वो दिया। हमने उनको बोला यार आपके पास 6-8 महीने, क्योंकि वो चीज़ को बैक्टीरिया और लगने में टाइम लगता है उसको बनने में। तो उसको बोला यार आप बनाओ, देखो अगर आप बना सकते हो तो फिर हम यहीं आपके साथ प्रोडक्शन में डील साइन करते हैं। वो हमने की, 1.5 साल लग गया, मगर फिर जो एग्जैक्टली वो मटेरियल बाहर से मंगाते हैं वो यहाँ बन गया। सही है। तो वो उसी कंपनी से आज भी सारा चीज़ वहीं से आता है। तो ये फिर जो मीट द चीज़ का मेन्यू बना, मेन्यू वो 2 साल से बन रहा था। ओके। वो डिशेस बन रही थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि रेस्टोरेंट चलता कैसे है, मतलब रेस्टोरेंट में किचन कैसे बनेगा, ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर नीचे कैसे जाएगा, शेफ कब बनाएगा, कितनी देर में आएगा, ये तो आइडिया ही नहीं था। फिर हमने कंसल्टेंट हायर किया, और वो किचन कैसे डिज़ाइन होगा हमें ये भी थोड़ी पता। अब यहाँ थोड़ी घर वाला हिसाब है, ये चूल्हा इधर रख दो, ओवन इधर रख दो, क्योंकि उसका फ्लो होना चाहिए। साइंस होती है, वो फ्लो भी होना चाहिए कि वो बनाए और घूमे तो पिकअप टेबल हो, उसके सामने चीज़ें पड़ी हो, प्लेट्स उठाने के लिए ढूंढना ना पड़े। क्योंकि रेस्टोरेंट में जब रश लगता है तो फिर आपको कस्टमर आपको पैसे दे रहा है आपकी सर्विस के, वो ये नहीं देख रहा उसको प्लेट नहीं मिल रही। वो उसका फॉल्ट नहीं है, उसको अपना खाना चाहिए। सो वो हायर किया कंसल्टेंट, उसने हमें सिखाया। उसने जो हमें जिस रेस्टोरेंट में बुखारी का किचन बनाया, वो आज तक 8 साल में 3 दफ़ा टूट के बन चुका है। अच्छा, शायद वो शायद वो डिज़ाइन सही नहीं हुआ था क्या। हमने उसके बाद जो खुद से डिज़ाइन किए, क्योंकि हमें समझ आ गई, पढ़े लिखे तो थे, हमें पता था ये क्या समझाना चाह रहा है, हम समझ गए। और हमारे बाप का ही काम बिल्डिंग मटेरियल्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था, तो हमें तो मार्केट की आइडिया ही थी। हमें कोई 2 चीज़ें बताएं हम तो फ़ौरन पकड़ लेते हैं, कॉपी में तो मास्टर हैं हम।
और एज अ कॉम भी। खैर हमने उसके बाद जितने भी रेस्टोरेंट्स में किचन बनाए वो आज तक नहीं खराब हुए। वो पता नहीं साला आज तक खराब होता रहता है बार बार। यार उसमें पानी वानी का भी तो कोई मसला आ गया था। वो तो जब बारिश हुई थी काफ़ी था वो, फिर हमने तब रेनोवेट कराया है, फिर अभी बीच में भी करवाया उसको। अच्छा, तो ये जो मैं अगेन मेन्यू की बार बार इसलिए बात करता हूँ बिकॉज मीट द चीज़ जब आया है तो वो हम तो उस वक्त फूड ब्लॉगिंग करते थे, तो वो बहुत चर्चे हुए कि यार इन्होंने बड़ा अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाई हैं। तो वो मेन्यू अगेन हाउ वर यू सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं ना रेस्टोरेंट चलाने में। हाउ डिड यू नो कि ये चलेगा? मुझे ये था कि इसमें भी लड़ाई काफ़ी हुई भाइयों के बीच में भी, मतलब लड़ाई तो नहीं कह सकते, बहस कह सकते हो आप। जिस कंसल्टेंट को हमने हायर किया ना, तो मैं उसको ये बता रहा था कि भाई ये हमने मेन्यू बना लिए, आप इसको इम्प्लीमेंट करवा दो किचन में, जो भी आप शेफ हायर करोगे उसको ये मेन्यू हमने इम्प्लीमेंट कराना है। उसका कहना ये था कि भाई तुम ये अल्फ्रेडो मोराकन टोरागन चिकन नहीं रखोगे ना तो ये समझ लो एक तरीके हदीस है, ये नहीं है तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। अब मैं उसको समझा रहा हूँ कि अगर मुझे यही करना है, मैं उसको एग्जांपल दी, हम DHA में ब्रांच खोल रहे हैं, बंदा गुलशन से नाजमाबाद से 40-45 मिनट की ड्राइव करके थोड़ी आएगा। उसको अगर यही खाना है तो रास्ते में तो 15-20 आएंगे, वो कहीं भी खा ले, वो क्यों पेट्रोल जला के इधर आएगा। अगर आप अलग करोगे, इफ़ यू आर समथिंग डिफरेंट टू ऑफर, देन आपके पास लोग आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट वही था कि अलग। अब जहाँ तक पैसे की बात थी, अब वो तो लगा दिए थे, वो तो अल्लाह पे छोड़ दिया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। अब वो मुझे इतना था कि वो फिट एंड फाइव से उस वक्त तक काफ़ी फेम तो नहीं, लोग जानते थे। तो मैं नया नहीं था, मुझे इतना था कि यार मैं कम से कम लोगों को पुश करके बुलवा लूँगा। इतना मुझे पता था खाना अच्छा है मेरा जो हमने बनाया। लाने की बात है ना, वो मैं किसी को रिक्वेस्ट करके मेरे स्टूडेंट्स को यार आ जाओ, दो वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, तो इतने हद तक तो मैं था। मीट द चीज वहां से आज जहां पहुंच गया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो अल्लाह का है और माँ बाप की दुआ, वो जबरदस्त। बट तुम सुबह को जो है वो लोगों को भगवाते थे और शाम में चीज खिलाते थे। ये मुझे बहुत सवाल होता है। मैं इसको बोलता हूँ पैसे कमाने तो सारे तो फिट एंड फाइव नहीं आ रहे, किन्हीं को रेस्टोरेंट भी भेजो, वहां से भी कमा लो आप। फिर वो जब मोटे होंगे तो फिर वापस आएंगे। सर्कल बनाया, देखो वो स्टार्टिंग में क्या बात की, लाइफ सर्कल वही। तो भाई अच्छा, अब जो है वो मीट द चीज़ बन गया। फिर भाई आपने बोला कि ये तो सारा हम चीज़ और वो गोश्त वगैरह खिला रहे हैं, तो अब हम बेकरी में भी आते हैं। बेकरी की भी स्टोरी है वैसे। हाँ, बेकरी की स्टोरी मैं वही आने वाला था कि वो जो थिएटर बेकरी खुली उसके पीछे क्या वो है कहानी, कहाँ से वो आइडिया है? जब हमने टीपू सुल्तान पे मीट द चीज़ खोला ना, तो हमने उसकी जगह ही हाफ रखी हुई थी कि आगे कुछ करेंगे। सही है। अब वो 26 टीपू सुल्तान वाज द सेकंड ब्रांच ना, या थर्ड ब्रांच मीट, सेकंड वाज लाहौर। हाँ। सो हमने जगह रख दी, हमें पता नहीं क्या करना, बोला बाद में सोचेंगे क्या करते हैं, अभी तो पहला एक बना। और ये कोविड का टाइम था ना? 26 मार्च 2020 को मीट द चीज़ टीपू सुल्तान की ओपनिंग होनी थी। सारा पैसा हमने ठीक ठाक जो कमाया लाहौर कराची सारा डाल दिया। फेब में या मार्च के पहले वीक में शायद लॉकडाउन हुआ। 21 मार्च, तारीख नहीं भूलूंगा। बहुत भारी साल था। 26 मार्च को ओपनिंग के बैनर्स लगा के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरी मार्केटिंग कैंपेन ऑन थी, एंड एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, स्पेशली इन दिस एरिया। वो 21 को लॉकडाउन लग गया, पाँव के नीचे से ज़मीन निकली। खैर वो बहुत मुश्किल 5 महीने हमने गुजारे, वो लोगों को ना फायर करके। तब तक कोई 150-200 बंदा था हमारे पास, जिनको हम यहाँ जा नहीं सकते थे अपने गांव, या तो उनको यहाँ रख के सैलरीज दी, किसी को गांव भेज दिया, उनके पूरे क्या कहते हैं ये किचन चलाया 5-5 महीने तक। मानना ये था हमारे अब्बू का भी कि यार ये आपके लिए काम करते हैं ना, तो मुश्किल वक्त में आप भी मुश्किल गुजारो और इनको संभालो। अपने बंदे को संभाल लिया ना तो ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे। तो वो निकाल लिया हमने। खैर मगर वो अगर तुम्हें याद हो, कोविड के टाइम पर ना 2 चीज़ें बहुत मशहूर थी आउटिंग के लिए। एक था ओपन लोग वॉक करने शुरू हो गए, साइकिलिंग, एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दैट। दूसरा, अब ना तो सिनेमाज है ना कोई एक्टिविटी है, तो लोगों की एक्टिविटी थी ये स्टोर्स, सुपरमार्केट्स। रोज शॉपिंग हो रही है, आज ये खरीदते हैं, आज ये खरीदते हैं।
बिल्कुल, मॉल्स भी इस वक्त बंद थे। मॉल्स भी बंद थे, तो सुपरमार्केट वाज द हिप प्लेस इन कोविड कि हर बंदा शाम में ना 1 घंटे टाइम पास करने के लिए जाता है। रोज, मेरा तो रोज था, रोज का। वो जब 3 महीने बाद बिल देखा तो समझ आया कि कितना उड़ा दिया। खैर वो और बेकरी चल रही थी। हाँ। तो हमने पहले सोचा यार सुपरमार्केट खोल देते हैं, पर वो जगह सुपरमार्केट के लिए बहुत छोटी थी। हमने बोला यार कुछ नहीं, तो बेकरी खोल लेते हैं। एसेंशियल्स में उस वक्त आया था कि बेकरी और सुपरमार्केट नहीं बन एसेंशियल्स में। तो हम भी वो टाइम उसी का कैप कर रहे थे। फिर वो हमने बोला यार सुपरमार्केट नहीं खोल सकती और बेकरी खोल सकती है, तो हमने बेकरी खोल दी। वो बेकरी जब खोली, फिर बेकरी से ऑब्वियसली नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, वो फिर ड्राइव होता गया कि अब बेकरी से तो लालच आ गई ना कि बेकरी से तो जगह का रेंट नहीं निकलेगा इतना, बहुत ज़्यादा बेकरी वाला माल बेचना पड़ेगा। तो फिर हमने ऑब्वियसली सारा उसका भी फिर एक मेन्यू बना, फिर अब वो सेवरी भी है, सब कुछ है ना वहाँ पे। अच्छा, मीट द चीज डिडंट हैव डेजर्ट्स? नहीं, पहले थे पर बेसिक थे बहुत। हाँ, मुझे क्योंकि याद है कि मैं वही आप क्या बोलते हैं मोल्टन लावा, जो आज से लोगों के मोल्टन लावा था। और मुझे याद है, मैं वाज लाइक यार ये इतना इन्होंने मेहनत की है और डेजर्ट इनके पास नहीं है। क्योंकि हमें हमेशा लोग बोलते थे यार आपने ये इसके डेजर्ट के ऊपर काम नहीं किया। हमने हमारे फूड के ऊपर, मीट चीज पे इतना काम किया कि ये हमें से छूट गया, और हमें तो आता भी नहीं था तब। समझ, वो चॉकलेट मिक्सिंग और ये तो फिर भी गोश्त तो तुम मैं बारबेक्यू में बना लेते हैं, ये तो हमें नहीं आता। चॉकलेट कौन सी होनी चाहिए, टेम्पर हो सकती है, नहीं हो सकती, 10 चीज़ें अब तो मैं ऑब्वियसली लोगों के लिए, बट वो हमारे डोमेन में थे। हमने था यार हम कुछ बेसिक सा रख लेंगे, या तो बाहर से किसी से मंगवा लेंगे और उसको बेच लेंगे। तो वो से स्टार्ट किया। फिर जब थिएटर बना तो थिएटर का खुद का डेजर्ट का पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो वो फिर यहाँ हो या लाहौर हो, फिर वो मीट द चीज़ को कवर कर लेता है वो अपने हिसाब से, और बुचर्स को भी ऑब्वियसली सो अपने हिसाब से कर। अच्छा, सो थिएटर जब तुमने बिल्कुल मीट द चीज़ के बराबर में खोला, तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर बराबर रेस्टोरेंट होंगे तो एक रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट की सेल खाएगा, और यहाँ पे तुमने सेवरी आइटम्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले तो चलो ये था ना कि बिल्कुल डिफरेंशिएट हुआ है, तो व्हेन यू इंट्रोड्यूस लाइक अ फुल आइटम कि अब चिकन भी है और ये भी है वो भी है, तो सेल्स पे क्या फर्क पड़ा? हाउ वाज दैट? हाउ डिड यू मैनेज दैट? दोनों की सेल्स पे फर्क पड़ा। बड़ी मीट द चीज़ का इनिशियल फॉल बैक आया था, क्योंकि वो थिएटर तब तक मीट द चीज़ ओपन हो चुका था, टीपू सुल्तान वाला। सब थिएटर आया तो वो नया था, तो उसका एक हनीमून पीरियड चल रहा था। उस हनीमून पीरियड के चक्कर में मीट द चीज़ पे थोड़ा सा इफेक्ट आया। सही। और ये तकरीबन कह सकते हो साल रहा है। अब हर दोनों ब्रांड्स की ना अलग ऑडियंस है। सही। उसकी अलग ऑडियंस है, इसकी अलग ऑडियंस है। मगर अभी आप कभी शाम में भी जाओगे ना, सो मीट द चीज़ मोर, आई डोंट वांट टू से दिस, लोगों ने परसेप्शन बना लिया है, बट वो मीट द चीज़ को ज़्यादा है ना लंच एंड स्पेसिफिकली डिनर ओरिएंटेड पे रखा है। अब थिएटर इज़ वेरी फेमस फॉर हिज ब्रेकफास्ट, एंड ऑब्वियसली ऑल डे फूड तो उसका और फेमस है। और अगर मैं मंथ एंड की सेल देखूँ ना, तो ब्रेकफास्ट का जो परसेंटेज है ना वो हार्डली 20% है। मीट द चीज़ नहीं, उसकी टोटल मंथली सेल्स है। सो लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ ब्रेकफास्ट की जगह है, नहीं, उसका सेल का 20% सिर्फ ब्रेकफास्ट से आ रहा है, बाकी सारा 80% तो उसका फूड से, नॉर्मल लंच डिनर के से। सो हाँ, वो अफेक्ट आया था, बट अब दोनों ब्रांड्स है ना अपनी एक ऑडियंस बिल्डअप कर ली है। अब आ जाते हैं मैं आपके तीसरे पे। तो ये जो बुचर स्टेक हाउस है भाई, इसका क्या वो बना, और वहां से मीट द चीज़ जो पुराना वाला है जो बुखारी पे था वो खत्म करके अब बुचर स्टेक हाउस बना है, तो ये क्यों हुआ? और मीट द चीज़ के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए थी, तो हम उसको ले जा रहे हैं शहर पे। सही, ओके। शहर पे हमने काफ़ी, और हमें थिएटर भी ऑब्वियसली कराची में ले जाना है, डिफेंस साइड पे। अब वो जगह भी हमने डन कर ली, बस हम कंस्ट्रक्शन में जाने ही लगे थे और ये इकोनॉमी के ये हालात हो गए। सो हमने अभी थोड़ा उसको होल्ड पे डाल दिया है। सो ऐसा नहीं कि हमने मीट द चीज़ बुखारी से बंद किया, वी वर रीलोकेटिंग टू अ बिगर स्पेस। अब वो जगह खुद, क्योंकि हमारे पास पहले से थी, अब हमें लगा कि यार या तो किसी को दे दें या तो फिर कुछ करें। फिर तीसरा खोल लेते क्योंकि मीट द चीज़ भी वहीं से पैदा हुआ, तो कोई एक और ब्रांड वहीं से पैदा हुआ। सो इस तरह बुचर्स आया, और मीट में इतने साल से काम करके ना आपको एक आइडिया हो गया है। और इम्पोर्टेड मीट तो फिर भी ना थोड़ा आसान ही है। अच्छा, पाकिस्तानी गोश्त को तो गलाना पकाना अजाब का यार पाकिस्तानी मुर्गी अजाब है यार। मुर्गी तो मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मैं अब ज़ाहिर जिम की वजह से मुर्गी खानी पड़ती है, अरे गलती ही नहीं यार वो।
इसीलिए आपको टेंडर वाली लेनी पड़ेगी, और वो मार्केट में मिलती भी नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट ज़्यादातर तो KNN और ये दूसरे, सॉरी आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट इन ब्रांड्स की यूज़ करते हैं। उन ब्रांड्स की भी ना टेंडरनेस की आती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता। बिल्कुल, यू हैव वेरी स्पेसिफिक टाइम टू फूड। जैसे मीट द चीज़ है, मीट द चीज़ में हमने बहुत डिशेस बनाई, तकरीबन 200-250 जब इनिशियली हम शुरू किया। अब 200-250 में से सिर्फ 30 डिशेस मेन्यू पे आई। सो हर आइटम है ना एक की जैसी होनी चाहिए टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आइटम को पकने में 10 मिनट लग रहा है, एक को 20 मिनट में लग रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं और तुम गए रेस्टोरेंट खाना खाने, कहीं भी अपने में नहीं, कहीं और। अब तुमने एक आइटम ऑर्डर किया, मैंने किया, मेरे आइटम को 10 मिनट लग रहा है और तुम्हारे आइटम को 25 मिनट लग रहा है। सो जब तक तुम्हारा नहीं बनेगा ना टेक्निकली, तो वो मेरा भी नहीं लाएगा। और इसका दूसरा क्या है कि हम दोनों के टेबल सर्विंग टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है रोटेशन के लिए। अब वो अगर रेस्टोरेंट छोटा है तो आपको अपने कस्टमर को, जाहिर बात है, बोलना नहीं चाहिए, मगर घुमाना है ना, घुमाना है ज़्यादा भाई, आपको ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, सीधी बात है। सो वो टेबल टर्नओवर टाइम जितना कम से कम होगा ना, दिन में इतने ज़्यादा लोग आ सकेंगे। वरना अगर आप 40 1.5 घंटा 2-2 घंटा रखो तो फिर क्या लोग आएंगे आपके पास, और लोग के पास आजकल तो इतना टाइम भी नहीं है। सो हमने उसके हिसाब से वो मेन्यू बनाया कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्लेसिंग ऑर्डर टू द मेन कोर्स 12 मिनट। तो 12 मिनट में वो मुर्गी कैसे टेंडर? अब मैं आज पे आता हूँ। 7 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम था मेन कोर्स का, और 7 से 12 मिनट के लिए जो 5 मिनट था उसमें मेन कोर्स का था, वो स्टार्टर्स और मेन कोर्स का। सो हमने डिज़ाइन ही ऐसा किया कि वो बहुत फास्ट फूड पेस पे, हालांकि मीट द चीज़ नॉट अ फास्ट फूड प्लेस, बट उसने हमने डिज़ाइन उस तरह किया। बट येस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस टाइम को हमने थोड़ा सा अब रिलैक्स किया है। 12 मिनट को जाके अब 15 मिनट तक हो गया है, 15-16 मिनट। थिएटर के पास टाइम फ्रेम नहीं है, बट येस थिएटर का जो भी, या मीट द चीज़ का भी जो भी मेन्यू नया बनता है या चीज़ें आती हैं, वो ये सोच के उसकी पुरानी थिंकिंग से आती है। आप ऐसे नहीं हो सकता आज कल मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा, आज ये बनाते हैं, इससे ये आइडिया है, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये एक्चुअली इसके पीछे बहुत साइंस है। ये मैं एक्चुअली, मेरा एक सवाल यही था कि यार कंटेंट के अंदर ऐसा होता है अक्सर कि कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना वो बड़ा थ्रेटन हो जाते हैं नए किस्म के कंटेंट से। तो वो देखते हैं अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स की जो शिफ्ट नज़र आती है वो इसी तरह आती है कि वो एक चीज़ कर रहे हैं, फिर उनको कुछ नया नज़र आया, अब उनको ये होना शुरू, फोमो यार, ओ यार ये भी करते हैं। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में हाउ डू यू गाइस कंट्रोल दैट? अच्छा, एक तो सवाल ये, और उसी के साथ सवाल ये है कि अब इफ़ यू आर स्टिकिंग टू योर रूट्स, तो अक्सर होता ये है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू स्टेल हो जाते हैं, और फिर यूर लाइक यार ये तो घूमे जा रहा है। तो वो क्या पॉइंट आता है जब आप बोलते हो यार अच्छा अब हमें मेन्यू फिर से नया बनाना है या कुछ नया ऐड करना है? हमने हमेशा से ये रखा था कि हम साल में 3 दफ़ा है ना मेन्यू अपना बदलेंगे। सही है। न्यू आइटम्स, उससे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आपका किचन स्टाफ और आगे के स्टाफ के पास देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लुक फॉरवर्ड टू। अब तुम भी एक तरीके का काम करो, मैं भी एक तरीके का काम करूँ, थोड़ा टाइम बाद बोर हो जाएगा बंदा। तो हमारे लिए क्या है कि रिसर्च करते रहना कि यार नया क्या हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या और अच्छा हो सकता है। तो वो एक एस्पेक्ट है। हम ऑब्वियसली पूरा मेन्यू नहीं चेंज करते, हम 9-10 आइटम डालते हैं, मगर जब 9-10 आइटम डाल रहे हैं ना, तो हम अपने मेन्यू की साइज़ नहीं बढ़ा रहे, पुराने निकाल, हम पुराने का वो स्टडी करते हैं कि यार इनमें से कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो नहीं चली, सही है, या कम हो गई इनकी सेल, तो हम उनको आउट करके नहीं डालते हैं। फिर नई को भी 3 महीने देते हैं कि यार उन 9 में से क्या परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो हो सकता है इसमें 2 परफॉर्मेंस 7 नहीं हुई, वो 7 को हटा के फिर चेंज। तो ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है जो हम पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो कस्टमर को भी यही है कि यार बस यही तो मिलता है यार, हमें खा खा के थक गए। ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का मैंने देखा है, होता है ऐसे, पाकिस्तान में ये मसला है। बहुत लोगों के लिए सेफ साइड भी है, और कस्टमर्स आके बोलते क्यों हटाए, लड़ाई भी हो जाती है। मैं तो यही खाने आई थी। अब पता नहीं किस दिन उनको हो जाता है कि हम जिस दिन मेन्यू से हटाते हैं उसी दिन उनको आना होता है कि मुझे तो यही खाना है। तो वो अब वो जानबूझ के करते हैं या पता नहीं हो जाता है, ये नहीं आइडिया, बट ऐसा काफ़ी होता है। बट क्योंकि रेस्टोरेंट में वहाँ चीज़ हर चीज़ स्क्रैच से बन रही, तो हम उनको बोल देते मेन्यू पे नहीं है तो आप बता दो, हम बना दे, थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि उसकी शायद प्रेप नहीं हुई भी पहले से। तो बस ये है फ़र्क, इतना तो नहीं आता है। बट अच्छा, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर भाई सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं वो कहाँ हैं? बहुत है। सब अगर मैं बताने लगा ना तो ये खुल के तो 3-4 घंटे चाहिए, बस ये 8 घंटे। देखो स्टार्टिंग से फ्रॉम स्टार्ट, चलो मैं स्टाफ से ले लेता हूँ।
आप अपने स्टाफ को ट्रेन करते हो, चीज़ें अच्छी देते हो, आप अपना उसको कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठाते हो, चाहे वो फ्रंट का स्टाफ हो यानी जो वेटर सर्विस मैनेजर्स होते हैं, या तो फिर किचन का जैसे शेफ़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। लोगों को लगता है ना रेस्टोरेंट चलता है, मैं तो पहले इस पर आ जाता हूँ, लोगों को लगता है या तो किचन से रेस्टोरेंट चलता है, किचन से नहीं चलता। रेस्टोरेंट क्या फ्रंट के डिपार्टमेंट से चलता है? नहीं, रेस्टोरेंट चलता है एक डिपार्टमेंट से जिनकी बात कोई नहीं करता, वो है डिश वॉशिंग एंड क्लीनिंग डिपार्टमेंट। ओके ओके, इंटरेस्टिंग, एक्सपैंड करो भाई, क्या मतलब? डिश वॉशिंग एंड क्लीनिंग डिपार्टमेंट हालांकि सबसे अंडर पेड डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का वॉशरूम, ऑब्वियसली किसी ने तो हर 30 घंटे बाद साफ़ करना है। रेस्टोरेंट में कोई जूते पहन के तो सारे पाँव मोजे तो डाल के नहीं आ रहे, बट जूते पहन के आ रहे हैं, बाहर मिट्टी है, सब कुछ है। वो हर आधे घंटे में फ्लोर पे वो वाइप लगेगा, क्लीन होगा। टेबल अगर कोई खाना खा के जाएगी, जाहिर बात है 10 चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, टिशू गया, कोई उठाने वाला चाहिए, क्लीन करने वाला चाहिए। ये तो सामने के है, असल है पीछे। शेफ़ के पास इतना तो टाइम नहीं कि हर बर्तन ढोएगा, और इतनी जगह भी नहीं कि मैं अनलिमिटेड दे सकूं। सो वो चीज़ बनाएगा, उसको वॉश कराएगा, पैन को, वो वॉश से वापस आएगा। जैसे प्लेट्स आगे गई कस्टमर के, वापस आई, वो वॉश होके फिर वापस वो काउंटर के नीचे रखी जाती ताकि वापस रीयूज हो सके। और क्लीन तो अलग, फिर वाइप अलग, ताकि वो पानी ना हो प्लेट के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें ये, अगर आपके रेस्टोरेंट में क्लीनिंग एंड डिश वॉशिंग डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल लड़ाई हो गई, नहीं आए, आप रेस्टोरेंट बंद कर दो, हो गया काम। आप रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। किचन में अगर शेफ ना आए ना, उसके नीचे के बंदे चीजें निकाल लेंगे। मैनेजर नहीं आया तो फ्रंट वाला वेटर ऑर्डर ले लेगा। क्लीनर डिपार्टमेंट में से कोई नहीं आया ना तो गया, तो रेस्टोरेंट तो आप करो बंद। सो एक तो सबसे ज्यादा अंडर पेड और अनफॉर्चुनेटली कह लो ज़्यादातर सिंध से हमारे काफ़ी जो है इंटीरियर सिंध से, वो ऐसे सारे लोग इन डिपार्टमेंट यहाँ पे असल में पाकिस्तान में बड़ा वो भी कर दिया है, क्या कहते हैं उसको, कास्ट को लेके ना, कि भाई ये वाला बंदा इसी डिपार्टमेंट में काम जाएगा। यस, ये बहुत बुरा है, नहीं होना चाहिए। और हमने किया है, हम कर रहे हैं चेंज। जैसे हमारे पास डिश वॉशिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे आए, उन्होंने बोला कि बॉस हमें किचन में काम सीखना है, दिया टाइम उनको, आज वो किचन में कर रहे हैं। और शायद जो नए नए लड़के या एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे अच्छा सीख गए हैं, हेल्पर बन गए हैं किचन के अंदर। सो ये है डिपार्टमेंट, मगर ये सैड रियलिटी है, बट ये है। सो ये स्टाफ का बहुत है। एक तो अपने स्टाफ को अपने साथ लेके चलो। अब मसला कहाँ आता है, किसी ने रेस्टोरेंट खोला, फॉर एग्जांपल तुमने खोल लिया, शौक तो वैसे आएगा। अब आपको भी स्टाफ चाहिए, शायद हमें भी चाहिए होता, हमने भी कहीं से लिया, तो हमने भी किसी का काटा है। अब वो पे स्केल है ना, वो बढ़ते बहुत, उसको बड़ा चेक रखना पड़ता है आपको। हमने क्या किया, हमने उनको वैसे ट्रीट किया जैसे वो हमारे भाई हैं, तो शायद हमसे कोई छोड़ के नहीं गया। बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं, 3 गुना सैलरीज की आई हैं। बोलते हैं यार जो इज्जत ये लोग देते हैं ना, क्योंकि हम मालिक बन के नहीं रहते, हम तो स्टाफ हैं। अब मुझे तो आप रेस्टोरेंट में देखते हो, मैं डिश वॉशिंग के साथ भी ऐसे तफरी मजाक के लिए उंगली कर ली, हाँ भाई क्या कर रहा है ये वो, तो मजाक मस्ती चलती रहती है। अगर जिस दिन आपने अपने आप को और अपने स्टाफ को वो क्लास में डाल दिया ना कि मैं मालिक हूँ, मैं बॉस हूँ और मुझसे तो भाई मतलब आप ना ही छेड़ो, तो उस दिन बंदा आपकी इज्जत भी नहीं करेगा, वो आपसे डरा रहेगा, चीज़ें छुपाएगा, चोरियाँ करेगा। जो आप उसको खुल के उसके साथ दोस्तों के साथ रहते हो ना, तो जब उसको मुश्किल आएगी ना, वो डायरेक्ट बोलेगा बॉस मेरे घर में प्रॉब्लम है, मुझे या तो ये पैसे चाहिए या तो मेरी मदद कर दें। उसके दिमाग में पहले वो चोरी का अटेम्प्ट कभी भी नहीं आएगा। तो इसका नाजायज फायदा नहीं उठाते? जनरली एक स्टेरियोटाइप है कि भाई पाकिस्तान के अंदर सेठ को सेठ ही रहना चाहिए, अगर वो स्टाफ जैसा बनेगा तो फिर लोग उसको हल्का लेना शुरू कर देंगे स्टाफ के। नहीं, मगर आप फिर दोनों दिखाओ ना, आपको रखो तो उसको, आपको अपनी अथॉरिटी भी क्लेम करनी है कि भाई मैं हूँ, मुझे पता है, मैं मालूम हूँ, मैं कर रहा हूँ। और एक आप उसको दोस्तों, यार मैं थोड़ी बोल रहा हूँ हर चलते बुलते आप उसको सुनाते रहो, उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करते रहो। उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा मालिक है, मगर हमारे साथ फ्री भी है दोस्तों यारों के, तो हम खुल के बात कर सकते हैं, सर खुल के बात है। सो ये स्टाफ की ना बहुत बड़ा मसला है ये। यार मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि जब मैं पहली बार, आई थिंक 3 years ago, कोविड से पहले, मीट द चीज़ वाज कोविड से पहले, राइट?
हाँ बुखारी वाला ना, वो 2017 है। हाँ, that was like 6 years ago. 6, 6 years ago, 7 years ago, जो मैं आया था और जिस बंदे ने मुझे सर्व किया था वो बंदा अभी तक तुम्हारे साथ काम कर रहा है। तो ये आई थिंक ये बताता है कि भाई हाँ, टीम को मुझे ऐसा लगता है हम मालिक कम और वो ज्यादा है लोगों के लिए भी। लोग उसको पहचानते ज्यादा हैं। पहचानते वाले ज्यादा है। और वो ये भी है कि शायद हमारे स्टाफ की हमारे से, मेरा भाई थोड़ा है स्ट्रिक्ट छोटा वाला, उससे थोड़ा स्टाफ डरता है, कह सकते हो। डरता नहीं, इज्जत भी करता है, बट थोड़ा सा उसको लगता है कि यूसुफ भाई ने कुछ बोला ना तो यूसुफ भाई नहीं छोड़ेगा। वो आबिद को उसी कैटेगरी में रखते हैं, मुझे नहीं रखते। मैं मस्ती मजाक करता हूँ, सो मैं आऊँ ना तो बॉस आया, आबिद आता है ना तो बंदा बोलता है अरे यार जल्दी साफ कर लो। किचन वाले भी डर रहे हैं, आगे वाले भी डर रहे हैं, सब डर रहे हैं उससे। बट मेहनती भी बहुत है, तो उसे काफ़ी है ना। असल में लोगों को सिर्फ किचन क्लीनिंग और सर्विस से रेस्टोरेंट दिखता है, हर चीज़ रेस्टोरेंट है। मतलब आपकी लाइटें ख़राब हो गई, आपकी मशीन ख़राब हो गई, पीछे क्या कचरे वाला रात में पूरा कचरा उठा के लेके क्या नहीं गया, डिस्पोजल उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई सही से हो रही नहीं हो रही, कहीं कुछ है नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ने ये लाइट ख़राब है कि नहीं है, वो सही करवाई नहीं कर रहा, वो बहुत है, मूविंग पीसेस बहुत है। अरे चलो, हमने भाई देख लिया, बात कर ली कि स्टाफ के क्या मसले हैं, हुकूमत के क्या मसले हैं भाई, ज़रा उस पर भी आते हैं। मतलब हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, मगर आई एम श्योर के इकोसिस्टम जो बना हुआ है उसमें तंग तो रेस्टोरेंट वाले होते हो, बहुत हो रहे हैं आजकल, तो बहुत हो रहे हैं। तो क्या सीन है, हाउ डू यू गाइस मैनेज? यार हमारा है ना, कुछ चीज़ें हमारे फिक्स कॉस्ट है, जैसे जगह अपनी हुई है तो रेंट हो गया, फिर सैलरी हो गई, उस ईयरली आपको पता है 10% 15% इंक्रीमेंट आएगा। बट इन सॉरी टू से 16 महीनों से पहले इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके का फिक्स ही था, और गैस भी आपको पता था इतना ही आएगा, 10-15-20 हज़ार ऊपर नीचे कर लो। तो 5-6 चीज़ें ना फिक्स्ड होती थी। फिर आता था फूड कॉस्ट, वो थोड़ा उसको चेंज हो सकता है, वेरिएबल था, ऊपर नीचे हो सकता है, सर्दी गर्मी की वजह से, इंपोर्ट में कोई मसला आ गया उसकी वजह से चीज़ों में। तो वो अब सिर्फ सैलरी, वो भी कभी नहीं भी, क्योंकि लोगों को चाहिए ज़्यादा और हम कोशिश करते ज़्यादा से देते, सिर्फ रेंट फिक्स है, बाकी सब वेरिएबल है। और अभी जिस हिसाब से ऊपर गया है आपको नहीं पता, रोज़ की एक लड़ाई है। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोला यार 16 लीटर का कुकिंग ऑयल इतने का मिल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो बॉस अभी लेके स्टॉक कर ले। यार मतलब मेरे एक रेस्टोरेंट के अंदर कोई 26-27 16 लीटर के कैन महीने में यूज़ होते हैं। मेरे 7 रेस्टोरेंट हैं, मुझे कितना स्टॉक लेना पड़ेगा? चलो 1 महीने का 7 ले लूँ, अगले महीने फिर बढ़ जाएगा। लोग बोले 3 महीने का स्टॉक करो, कितना पैसा लगा? ये एक चीज़ है, 150 आइटम आती है, आप कितने में करोगे? अब एक लड़ाई से फारिग हो तो अगले दिन दूसरी आती है, आप बोलते चलो यार इस महीने मैंने इधर से पैसे बचा लिए, आपको पता भी नहीं चलता इधर से पैसे निकल गए। सो ये क्या ना, रोज़ की आजकल अब लड़ाई है, रोज़ टेंशन है, रोज़ स्ट्रेस है, मार्जिन्स कि वो मार्जिन्स गिर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि अभी आज सुबह ऑफिस आऊँगा तो आज क्या होगा, आज कौन सी लड़ाई लड़नी है। आपको मीडियम भी रखना है कि आप अपने स्टाफ को इंक्रीमेंट भी दे सकें, चीज़ें भी कमा सके, अप एंड रनिंग भी रह सके। फीस अबिल्ला काम तो हो नहीं रहा, बिल्कुल 1 महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, आपको अपने ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए भी पैसे चाहिए। सो आजकल बहुत बुरे हाल हैं, मतलब काफ़ी बुरे हैं लोगों के, हमारे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोलना नहीं, मैं बोल दूँ अल्लाह में नाराज़ हो जाएगा, हमारा ठीक चल रहा है, अच्छा। बट आई मीन ऑब्वियसली अफेक्ट तो हुआ है ना, बट द इंडस्ट्री इज अफेक्टेड, इंडस्ट्री इज अफेक्टेड वेरी। तो ये क्या मतलब अभी जो फूड इंडस्ट्री है इसमें लोग क्या बोल रहे हैं कि बस बंद करके भागना है, दुबई भागना है, या ये जिसको मौका मिले वो जा रहे हैं, है ना? जिसके बाद या तो पैसे पीछे पड़े ना, तो वो सोच रहा है कि कहीं और जाके बना एग्जिट लूं। बहुत मैंने उधर देखा है अभी तो बहुत हो रहे हैं लोगों के पास। अब है ना, वो अना का मसला भी था, वो अभी भी है लोगों के अंदर, या बंद करूंगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मगर जिसका प्लान अगर पाकिस्तान से बाहर है ना, तो बंदा बोलता है भाई बोलने दो यार, मैं तो जा रहा हूँ, वो बेच बाज के ना, चल मेरा भाई निकल। अच्छा चलो, ये तो एक बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन है हुकूमत वाली, वो तो हम इसके बाद बात कर कुछ नहीं सकते। कस्टमर्स का क्या सीन है? बिकॉज आई ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में तो सारी बात कस्टमर के ऊपर होती है, और कस्टमर्स का हमेशा ये सुना है कि भाई कस्टमर इज ऑलवेज राइट।
यहाँ पे क्या स्ट्रगल होते हैं भैया, इस पे जरा रोशनी डाल। कस्टमर इज दे आर नॉट राइट, ओके, दे आर नॉट ऑलवेज राइट। हाँ, अच्छे कस्टमर्स हैं, बुरे कस्टमर्स हैं, मगर ये जो टैगलाइन हमने बना के रखी ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो हमारे चल भी चल नो ऑफेंस बिकॉज मेरे पास आ रहे हैं। देखें, दो चीज़ें एक बड़ी बेसिक है, आप इज़्ज़त दोगे हम इज़्ज़त देंगे, हम इज़्ज़त देंगे आप हमें रिटर्न में इज़्ज़त दो। आप बदतमीजी करोगे ना तो यू डोंट एक्सपेक्ट, इट्स वेरी हार्ड। यस, अब यू नीड टू रियलाइज़ कि अगर आपसे कोई कमतर है, आपके लिए काम भी कर रहा है, आपको, मैं अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, वो भी मेहनत से कमा ही रहा है ना यार। वो आपसे मैडम सर करके पूछा क्या ले आए हो, इंसान है, रोबोट्स तो खाना नहीं बना रहे हो सकता है हमारे से गलती हुई हो सकता है जो आपने इमेजिन करके ऑर्डर किया हो और आपको पसंद ना आया हो, तो उसमें हमारा तो फॉल्ट नहीं है, आपने गलत ऑर्डर किया, आपने जो ऑर्डर किया हम वो लेके आए। अब आपको वो खाने के बाद नहीं पसंद आया तो हमारी गलती नहीं है। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो हर कस्टमर को हर चीज़ नहीं पसंद आ सकती, और फ्लूक भी हो जाता है यार कि आज ये ऑर्डर किया बहुत अच्छा था यार, वही रेस्टोरेंट में वही चीज़ अगली दफ़ा जाके बनाऊंगा शायद वो वैसी नहीं बनेगी जो पहले बनी थी। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। हो जाता है, होता है, ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी यार। इंसान हब इंसान है, सबके घर में कोई मसला मसाइल होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा मसले मसाइल की वजह से, बट कुछ हो सकता है, इंसान है, मतलब मशीन तो नहीं है ना कि ऐसे ही चलेगा। एग्जैक्ट बना, हाँ। हो सकता है कल उसने चूल्हे में हल्की सी गैस उससे तेज़ हो गई हो गलती से निकलते वक्त, नमक ज़्यादा गिर गया, 10 चीज़ें हैं, हो जाता है। तो ये जो कस्टमर इज ऑलवेज राइट है ना, ये तो बहुत पुराना है, हम तो नहीं करते भाई। अच्छा, हम तो सीधा बोलते हैं भाई हमसे गलती हुई हम मानते हैं, हमसे गलती नहीं हुई हम तो नहीं मानते, हम तो दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। नॉट बीइंग रूड और एनीथिंग, बट वो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हमने देखे जो बहुत अनरीजनेबल है। तो कैसे, हाउ डू यू गाइस मैनेज इट? आई एम श्योर यू कैरेंस मेरे मैनेजर्स के पास है पूरा राइट है, शराबा होता है, बड़ा बेसिक समझाया है। आप यार वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप बादशाह हो, मगर वो अगर आपने उनके साथ बदतमीजी की, अंदर आते वक्त कुछ भी उसको डिग्रेड किया, सीधा बाहर, हम तो सर्व ही नहीं करते, चल भी बाहर। आपको लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी, और ये बहुत होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, तुम गए 10 लोगों की, तुमने, हम तो रिजर्वेशन नहीं करते इसीलिए क्योंकि ये लड़ाई बहुत होती है इस पर। मैंने 9 बजे का बोला था, 9:15 हो गए, 15 मिनट से खड़ा हूँ, टेबल क्यों नहीं दे रहे भाईजान? मतलब दूसरा वो नहीं जा रहा, उसका एक्सपेक्टेड था, हमने उस हिसाब से बिठाया था उसको 7:30 बजे कि वो 8:45 तक निकल जाएगा। वो 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठ गया, हमारी क्या गलती है? हम उसको तो नहीं गिरेबान से पकड़ के चल भाई निकल, दूसरा आ गया, वो एक अलग, हाँ वो अलग मसला। सो वो इसकी वजह से हम रिजर्वेशन नहीं लेते। अब बहुत दफ़ा क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल तुमने 10 लोगों की या 6 लोगों की में आके ना वहाँ पे फुल द रेस्टोरेंट नाम लिखवा दिया कि यार अगला नंबर मेरा आना चाहिए। अब यू नीड टू रियलाइज़ कि रेस्टोरेंट में 4-5 किस्म के टेबल साइज़ होते हैं, 6 का टेबल होता है, 4 का होता है, 2 का। अब 6 वाले लोग 4 पे तो नहीं बैठ सकते, और 2 वाले 6 पे बैठाना उस रेस्टोरेंट के लिए गलत है। अब टेबल खाली हुई, अब वो टेबल खाली हुई 2 की, 2 लोग की खाली हुई, अब वो बोल रहे हैं यार आपने इसको क्यों बैठा दिया? अब उसको कैसे समझाएं? उसको उठा के ले आते अंदर, सर देखें आप 6 हैं, ये 2 लोग हैं, आपकी तो 4 प्लेटें नहीं आएंगी इस टेबल के ऊपर। ये बिला वजह की चीज़ें ना, जिनको पता नहीं होता ना, वो ऐसे ही लड़ रहे होते हैं स्टाफ के साथ। तो ये जो बदतमीजी ना, अब हम सबको एज अ नेशन पेशेंस पैदा करना पड़ेगा हमारे अंदर। अच्छा, वैसे एंटाइटलमेंट हमारी जनरली कस्टमर्स की पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी नहीं है, मैंने तो ये नोट किया है, शायद मेरी भी बढ़ गई हो, मैं भी शायद कभी ना किसी, मैंने खैर मुझे याद है मैंने थिएटर में एक बार मैनेजर को सुनाई थी, मैं तो शायद शिकायत भी नहीं कुछ, हाँ देखो चीज़ें खराब हो, गलती हुई, आप बिल्कुल बोले। देखो कंप्लेन करना और बदतमीजी करने में फ़र्क है। मैं बदतमीजी के अगेंस्ट हूँ, कंप्लेन के अगेंस्ट नहीं हूँ। और कंप्लेन, कस्टमर जब आपको कंप्लेन करता है ना, वो बेसिकली आपकी सलाह कर रहा है कि यार ये आपकी गलती हो रही है। शेफ़ को भी शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, वो उसी में निकाल रहा होगा, कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो वो जो कस्टमर कंप्लेन करता है एक तरीके से वो हेल्प आउट कर रहा है। सो कंप्लेन से कोई मसला नहीं, और होती है, इंसान है, मुझसे हो जाती है, आपसे हो जाती है, 10 लोगों से हो जाती है। बदतमीजी और कंप्लेन में फ़र्क है। मैं बदतमीजी के अगेंस्ट हूँ। आप मुझसे या मेरे स्टाफ से बदतमीजी करोगे ना, तो ऐसा लगेगा मुझे कि मैं मेरे साथ कर रहे हो, तो फिर तो मैं नहीं छोड़ता।
फिर तो मैं दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। एक चीज मैंने और रियलाइज की, मैं पहले नहीं समझता था इस चीज को, बट आई फील लाइक सारा का सारा जो नज़ला उतरता है वो वेटिंग स्टाफ पे उतरता है। अब वो उससे तो बेचारे ने खाना नहीं बना है, उसका तो काम है उठा के लेकर आना, वो शेफ तक पहुंचा देगा आपकी कंप्लेंट, बट लोग वेटिंग स्टाफ से बहुत 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 असल में वही है ना, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, कास्ट की बात है। तो हमने वो एक बना दिया है कि यार ये जो क्लास है ना, ये तो हमसे नीचे है भाई, तो इनसे ऐसी बात करो। ये हम भूल गए कि वो भी इंसान है और तुम भी हो। अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है ना, शायद उसको नहीं दिया, वो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ले भी सकता है ना, ले भी सकता है, उसकी मर्जी है। सो हमें अखलाक है ना थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। व्हाट्स योर वर्स्ट कस्टमर स्टोरी? यार एक तो था, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे मगर, और ब्रांड का भी नहीं लूँगा कौन से वाले रेस्टोरेंट में। बट हुआ क्या कि देखो हमारे रेस्टोरेंट में ना यूजुअली मैं एम वेरी पिनिकी अबाउट क्लीनलीनेस और ये सारी चीज़ें। मेरा एक ही मानना है, अगर मेरी औलाद मेरे रेस्टोरेंट में कोई भी चीज़ को हाथ लगा के ना खा सके ना, तो मैं कस्टमर को नहीं बेच सकता। इतना साफ और इतना हाइजीन अपने बेटे से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, स्पेशली 4-5 साल का। सो हमने वो बेंचमार्क बनाया है कि अगर 5 साल का बच्चा नहीं खा सकता ना, तो फिर आप भेज भी नहीं सकते। सारे लोगों ने किचन में ना हेड नेट पहनी होती है, अगर किसी झाड़ी है तो बियर्ड मास्क वो नेट पहनी होती है, बाल आने का सवाल नहीं पैदा होता, और चलो आ भी जाए। फ्लोर पे उसने फॉर एग्जांपल मॉप मारा होगा, किसी का बाल रेस्टोरेंट के अंदर गिरा होगा, उसके साथ चिपक के आ गया, वही मॉप से उसने किचन में मार दिया, वो बाल नीचे गिर रह गया। ब्लोवर चलते हैं इतने हैवी, उससे हवा उड़ी, आ गया, कुछ भी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हम बिल्कुल सीधे सच्चे, कुछ भी हो सकता है। तो खाने के अंदर जब होता है ना, तब होता है जब वो खाने के अंदर हो, मतलब जब बाल किचन में आता है तो खाने के अंदर होता है। ऊपर पता चल जाता है ना, बाल पे हल्का सा भी तो कुछ आएगा ना यार, कि वो सॉस लगा कुछ भी जो ऊपर साबुत पड़ा है, वो हमारी क्या गलती है? मतलब आप ये भी है कि कोई अपने बाल बना रहा था खाने से पहले, गिर गया, हाथों में रह गया, 10 चीजें हैं, हम कैसे ब्लेम पे हो गए? और फिर ये बहुत, एक तो था उसने क्या किया उसको खाना ना पसंद नहीं आया कुछ, उसने चार एक लोग थे उसमें से, तो तीनों ने तो अपनी पूरी प्लेट खत्म की। एक बंदे ने बोला यार मैंने पैसे नहीं देने। अच्छा। तो बस ये उसने पहले यहाँ से बाल निकाला, उसने प्लेट पे डाल दिया। अच्छा, तो अब हमें आया पीछे, हमें पता है कि ये, हमने तब तक कैमरा नहीं देख रहा, और हम देखें हमारा नहीं है ये, और ये खाने के ऊपर पड़ा है, इस पे कुछ पता चल रहा है, और वो सूखा सेट हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, हमने वही डिश वापस बना के दे दी, भाई चलो हमारी गलती हो गई। उसने दूसरी डिश के साथ भी यही किया। अच्छा, हमने उस वक्त तो नहीं देखा, उसने बड़ा है ना बाद में जाके कुछ रिव्यू रख गया, मगर वो पागल भूल गया कि सारा रेस्टोरेंट में तो कैमरा है। और फिर मैंने पर्सनली जाके उसके प्रोफाइल पे मैसेज किया कि बॉस मेरे पास आपकी वीडियो है, मैं आपको भेज रहा हूँ, ये ले, ये जो आपने लगाया है ना, या तो ये हटा दो, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप एक ब्रांड को ख़राब कर रहे हो अपने मकसद के लिए, आप बार बार जो ये कर रहे थे। और उसने आधा घंटा खाली, ये तो मैं बड़ा उसको छोटा करके बता रहा हूँ, उसने बदतमीजी, इसको सुनाना, उसको सुनाना, मैनेजर को सुनाना, किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। बाद में पता चला कहानी कुछ और है ऐसे फ्री फोकट के भी बहुत हैं भाई। आप अच्छा, फ्री फोकट में अब खाने के चक्कर में, ताकि टेक अवे मिल जाए, डिजर्ट फ्री मिल जाए, इन्फ्लुएंसर भी आते होंगे कभी, किसी इन्फ्लुएंसर ने तुमने तो नहीं किया, मुझे पता है। भाई हम तो शराफत से हमेशा आए, इज्जत से आए, इज्जत से गए। बहुत दफ़ा तो पैसे भी बहुत ज़्यादा दिए, टिप बहुत ज़्यादा दिए, सो थैंक यू, वो स्टाफ की है। बट नहीं करते, इतना शोर नहीं करते। पहले था, आज से कोविड से पहले रिव्यू वाला सिस्टम तो था कि रिव्यू बुरा डालो तो वो ब्लैकमेल तो बहुत था। वो तो आपको डराते ही थे, हम तो बोलते थे डाल दो, रिव्यू डाल देंगे, डाल दो। हम तो बोला आप डालोगे तो हमारे पास भी तो एविडेंस है ना दिखाने के लिए, बट हमने आज तक कभी भी नहीं दिखाया। अच्छा, फाइनल सवाल ये है कि
एक नए लड़के को या लड़की को अगर पाकिस्तान के अंदर अभी कहीं भी रेस्टोरेंट खोलना है, उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको दिमाग में रखनी चाहिए? मुझे खोलना है, चल समझ, मुझे खोलना है, पैसे अभी लिमिटेड हैं या जितने भी हैं, लेट्स से कि पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम, पैसा वो फैक्टर हमने हटा दिया। क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ मुझे मुंह देना है, क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखना है, और स्टार्ट होने से पहले कितनी चीज़ों को तैयार करना है? पहले तो आपको जगह अच्छी ढूंढनी है। सही है, लोकेशन मैटर्स अ लॉट। अच्छा, लोकेशन में व्हाट डू यू सी? पार्किंग होनी चाहिए, चाहिए लोगों के लिए। देखो रेस्टोरेंट है ना, खाली डिनर या लंच से नहीं चलता, सही है, या सिर्फ ब्रेकफास्ट से नहीं चलेगा, वो इट हैज टू वर्क ऑल डे और प्लस 7 days, तो छुट्टी भी नहीं कर सकते आप। सही है। तब जाके एक रेस्टोरेंट अपना पैसा बनाती है। जहाँ तक बात है कि लोकेशन की, यस, क्योंकि वो कोशिश करो कि वो ऑफिसेज या किसी चीज़ के करीब हो, लोग आ सके। और जिस 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 एक तो होता है ना, आपको पता होता है कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे इस क्लाइंटेल के लिए बनाना है, मेरा टारगेट ज़्यादा ये है, तो फिर आपके लिए उस लोकेशन पे और उस पर खर्चा करना भी उतना ज़्यादा है। आप बोलते हैं मैं थोड़ा सा मिड सेक्शन का बनाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली फिर लोकेशन इतना नहीं मैटर करती, फिर उसकी प्राइसिंग मैटर करती है फूड की। बट लोकेशन में पार्किंग, ऑफिसेज बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली क्योंकि लंच भी चलना चाहिए, डिनर भी चलना चाहिए, फिर ऑल डे ये। और लंच डिनर तो क्या 1-8 घंटे की बात है, 1 से 2, 8 से 9, 9 से 10। रेस्टोरेंट हैज़ टू वर्क। आपको मेन्यू ऐसा बनाना है कि चाहे मैं तुम्हारे पास 12 बजे आऊँ, शाम में 4 बजे आऊँ, या रात में 11 बजे आऊँ, खाना मिल जाए, हर किस्म के उस टाइम के लिए मेरे पास हो। मतलब अगर तुम रात में 9 बजे घर से खाना खा के गए हो किसी के साथ, चलो मेरे साथ तुमने बोला, मैंने बोला चल बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं या कुछ करते हैं, तो वो 11 बजे दूसरे भी बैठे, कुछ मंचिंग करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि खाना तो हम खा के आए। सो यू नो आपके पास हर एक चीज़ का टाइम के लिए होना चाहिए। प्लस अगर 4 लोग की फैमिली आ रही है, हर बंदा चीज़ नहीं खाएगा, हर बंदा सैलेड नहीं खा सकता, सही, हर बंदा सिर्फ स्टेक नहीं खाएगा, वो सबका टेस्ट प्रोफाइल अलग है। सो एक ऐसा कंप्लीट मेन्यू होना चाहिए कि वो हर 4 लोगों की अलग अलग नीड्स को है ना कवर करे वो। सही है। अच्छा, बच्चों का खाना रखना कितना ज़रूरी है? आई डोंट थिंक यू गाइस हैव इट, राइट? किड्स, बहुत सारे लोग किड्स फ्रेंडली लगते हैं, खैर हम तो खिला देते हैं। ठीक है, चलो ये तो एक तो चीज़ हो गई भाई, लोकेशन और मेन्यू, और क्या क्या चीज़ है? स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपका नॉलेज, आप कितने क्लियर हो अपने माइंड में कि मुझे किस सॉर्ट का कुजीन का रेस्टोरेंट बनाना है। आप इसको खिचड़ी नहीं बना सकते। देखो अगेन, अगर आइडिया की जैसे गेम है, एनीथिंग डिफरेंट, एनीथिंग न्यू, बट एनीथिंग गुड एज वेल। सो खाली डिफरेंट नहीं, ऐसे नहीं मैं युगांडा का खाना ला के खिला दूँ और ये सोचूं कि देखो कितना डिफरेंट है, ये चलेगा, समझ नहीं आया लोगों को समझ। वो पाकिस्तान का टेस्ट प्रोफाइल, पाकिस्तानीज़ का टेस्ट प्रोफाइल मैच होना चाहिए। कहीं के शहर का या मुल्क का खाना नहीं उठा के ला सकते। आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये खाना यहाँ खाएंगे नहीं खाएंगे। सो वो मेन्यू पे एक मेन्यू पे कमांड की ज़्यादा आपको अपने माइंड में क्लियर है, क्योंकि आप तो शेफ़ नहीं हो, आप तो मालिक हो। शेफ़ तो आएगा, आपको शेफ़ को अपनी स्टोरी बतानी है कि मैंने क्यों बनाया और किस किस्म का बनाया है। अब मुझे अपना खाना इस हिसाब से होना चाहिए। फिर जाहिर बात है आपका स्टाफ भी इम्पोर्टेंट है। चोरी चकारियाँ भी बहुत होती हैं, डिलीवरी टेक अवेज पे ज़्यादा होती है, इसलिए हम करते ही नहीं हैं। मतलब वो पीछे वो पंच ही नहीं होता, खाना मिले हुए होते हैं किचन और फ्रंट वाले। तुम लोगों ने कभी डिलीवरी नहीं की? नहीं करते। ठीक है। और खाना ख़राब भी हो जाता है। बेसिकली मीट द चीज़ और थिएटर है ना, एक्सपीरियंस है, और बुचर स्टेक हाउस भी एक एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट में जाने के लिए। सही है। अगर तो वही डिलीवरी करना है तो फिर मैं तो क्लाउड किचन बना लूँ, रेस्टोरेंट बंद करूँ और टेक अवे भी चलाऊँ, उसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। सही है, बिल्कुल। पूरा रेस्टोरेंट, इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल और हालत ख़राब हो जाती है। तो वो काफ़ी है। तो ये फैक्टर्स हैं। फिर स्टाफ आपको अच्छा मिलना चाहिए। फिर अगर दुआ करे कि आपका रेस्टोरेंट चल गया ना, तो फिर अल्लाह ही मालिक है गवर्नमेंट से आपका। ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट के 2 अलग अलग नाम, लेबर फलाना फलाना तो लेबर फलाना फलाना, और कोई ईमानदारी से अपने चार्जेस लेने नहीं आ रहा। सबको पैसे चाहिए अंदर खाते, गुंडा टैक्स। जनरेटर के पैसे अलग। भाई चलो, जनरेटर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी से बाहर रखा तो समझ आती है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, केएमसी की थी, डीएमसी की थी, आप उसको दे दो। आपने स्पेस ऑक्यूपाई किया, देना पड़ेगा आपको, और बनता है।
जनरेटर आपके लोकेशन के 4 बाउंड्रीज के अंदर है, उसका कौन सा पैसा भाई? अजीब अजीब से डिपार्टमेंट, अजीब अजीब से फला, ये मैं तुम्हें एक आध बता रहा हूँ, हर रोज कोई ना कोई आ रहा होता है। मैंने ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट का नाम नहीं सुना जिंदगी में जो मैंने इन पिछले 4-5 सालों में एक्सपीरियंस किया है। अब तो मैं जाता ही नहीं, मैं बोलता अबे डील देम। तो भाई मतलब रेस्टोरेंट चलाना, रेस्टोरेंट अगर लोगों को लग रहा है वो एक है ना वो फेम वाइज वो शुगर की, यार देख इसके रेस्टोरेंट है, लग पता जाता है, मजा आ रहा है। मगर आजकल के हालात में लग पता गया है। 24/7 जॉब है ये, एक स्पेसिफिक टाइम से स्पेसिफिक टाइम का जॉब नहीं है। ये वो स्ट्रेस है, इफ यू आर रेडी फॉर इट देन गो इनटू इट, अदरवाइज डोंट। और लॉन्ग टर्म गेम है, और लॉन्ग टर्म है, फॉरेन से नहीं आता रिटर्न। फॉरेन आ जाता है, डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर फूड इज और योर ब्रांड इज। हमने जब तक बनाए हैं जितने भी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ROI जो भी रेस्टोरेंट्स के हैं वो विद इन 1 ईयर तो निकल गए। No, 1 year for a lot of people is a long time. बहुत सारे तो लोग आते हैं बोलते हैं भाई नहीं, ये तो तीसरे बहुत महीने, कम है। पहले क्वार्टर में जो है ना वो नहीं कभी भी नहीं निकलता। मिनिमम जो टाइम है ना वो 7 to 12 आई months थिंक है। ये रियलिस्टिक। तो हमारे मोस्टली 7, 8, 9 में इसी में हो गया। ऐसा नहीं कि नहीं। अब वो अगेन अगर मैं अभी खोलूँ, मुल्क के हालात ख़राब हैं और मैं बेवकूफ़ में खोल दूँ और एक्सपेक्ट करूँ कि 7 महीने में वापस आएगा, वो नहीं आएगा। सही है, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। और क्योंकि हमारे पास जो रेट में सामान आ रहा है, अगर वो हमें कन्वर्ट करना है कस्टमर को बढ़ाने तो फिर वो जो चिकन की अगर कोई डिश में 1400 दे रहा हूँ तो मुझे 3000 में देनी है। अब मैं दे नहीं सकता, 3000 में कोई खाएगा नहीं। मुझे उसका थोड़ा इम्पैक्ट कस्टमर, यानी समझ लो 25% कस्टमर को इम्पैक्ट जा रहा है, 80% हिट हम खुद ले रहे हैं हमारे प्रॉफिट में से। तो हिट हम में बहुत लग रही है। हमें अगर फ्री हैंड हो के भाई फिर जाओ, फ्री हैंड तो फिर कस्टमर ही देगा। कस्टमर नहीं आएगा 3000 की डिश खाने आपके पास, बोलेगा पागल हो गया, 3000 रुपये की चिकन है ना, दिमाग खराब है इसका। भाई तो मतलब मेरा रेस्टोरेंट बनाने का ख्वाब अभी साइड पे मैं हूँ, मैं देख लूँगा तुम्हारा। ठीक है भाई, बहुत बहुत मज़ा आया यार, एंड आई होप के आवाम को भी बड़ी इनसाइट्स मिली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप टाइम देने का। मेहरबानी आपकी। थैंक यू। टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।